बजट को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 58 मिनट के भाषण में देश का बजट पेश किया है। इस बजट में क्या कुछ खास रहा है, क्या कुछ जनता को मिला है या फिर निराशा हाथ लगी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन सारस्वत। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रियव्रत शर्मा। प्रियव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं आप, और कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन जी। सबसे पहला सवाल नितिन जी से। नितिन जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश हो गया है और अब आगे चुनाव होने हैं। ये अंतरिम बजट किस नजर से आप देखते हैं? आम जनता को जो वादे किए गए थे, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी हो गई है और केंद्र में भी है। केंद्र का जो बजट है, क्या वो बजट आशानुरूप है? देखिए, मैं सबसे पहले आशीष को बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये इंटरिम बजट था, तो लगातार जो 10 साल से ये बजट पेश करते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे जनता को जिस तरीके से निराशा मिली है, मैं आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि कैसे माहौल में ये बजट है। जब हमारे कर्ज को लेके IMF के द्वारा अलर्ट है कि ये 81% है GDP का और ये 100% होने वाला है, ये IMF ने अलर्ट भेजा है। उसके बाद में किसान, हमारे डेली 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। RBI ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसके अंदर 80% लोगों की आमदनी 25,000 से कम बताई है। हमारे यहाँ पे महिला जो हमारी सेविंग है वो 50 साल की सबसे लो लेवल पर है। 45% जो 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी है। इन्फ्लेशन, हमारी टारगेट इन्फ्लेशन जो है वो हमारी 12 महीने में से 11 महीने अचीव नहीं होती है। नौकरियों की जो बात है, जो हम देख ही रहे हैं कि सरकारी नौकरियों के जो वादे तो बहुत दूर की बात है। जो रोजगार 2 करोड़ रोजगार कहे थे, उनकी क्या हालत है। 12 करोड़ रोजगार केवल सरकार की पॉलिसियों के कारण पब्लिक से छीन लिए जाते हैं। 84% लोगों की आमदनी सरकार की नीति और नियत के कारण घट गई है। तो ऐसे माहौल में जब आज बजट आ रहा था तो लोगों को एक उम्मीद थी कि नहीं, कुछ नहीं तो अब चुनावी साल में ही कुछ ऐसी राहत जो डायरेक्ट जो पब्लिक को मिले, ताकि वो थोड़ी सी राहत महसूस कर सके। लेकिन हमने देखा इनकम टैक्स के स्लैब में कोई राहत नहीं की गई। आयुष्मान योजना, हालांकि उसमें CAG ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए कि किस तरीके से मरे हुए लोगों या जो लोग थे ही नहीं उनके नाम पे जिस तरीके से बीमा के क्लेम जारी किए गए, उस भ्रष्टाचार पे तो कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन हम सोच रहे थे कि उसका दायरा बढ़ेगा, उसका क्या नाम से अमाउंट बढ़ेगा, उस पर कोई बात नहीं हुई। स्वास्थ्य पे खर्चे पे कुछ बढ़ेगा, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल जो हम देख रहे हैं कि लगातार, हमें पता है कि पेट्रोल डीजल $80 प्रति बैरल कि जिस इस समय कच्चे तेल की रेट है और लगातार लूटा जा रहा है पेट्रोल डीजल पे। एक्साइज ड्यूटी किस तरीके से इन्होंने बढ़ा के आज आम जनता के जेब से किस तरीके से इन्होंने लूटा है, लगाए कि अब तो कम से कम उसकी राहत देंगे। और लगातार हम ऐसी खबरें पढ़ रहे थे कि 10 रुपए कम से कम अब तेल सस्ता होगा, जबकि 20 रुपए तक सस्ता हो सकता है जो इस समय रेट है उस हिसाब से, उसमें कोई राहत नहीं हुई है। राजकोषीय घाटा फिर चिंता का सबब है। जैसे हमारे जो FRBM एक्ट है उसके तहत 3% के करीब होना चाहिए था, ये 6% था और इन्होंने अभी भी उसको 5.1 पे कहा है। और जैसा पिछली बार भी इन्होंने कहा था, लेकिन फिर भी वो लगभग 6% के आसपास रहा। 45 लाख करोड़ का बजट था पिछला, और उसमें 17 लाख करोड़ रुपए तो हमारा फिस्कल डेफिसिट ही था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा घाटा इस सरकार के ऊपर है। डिफेंस बजट में इन्होंने कमी कर दी है। सिलेंडर 400 रुपए का जो सिलेंडर महंगा बताते थे, आज 1000 का है। आज ही न्यूज आई है कि फिर कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए। पकौड़े तलने को रोजगार कहते हैं, लेकिन वो पकौड़े तलने भी नहीं देना चाहते। दाल, दूध, शक्कर, टमाटर, प्याज, आटा, चावल, तेल सब महंगा है इस समय, किसी में कोई राहत नहीं है। जो एक गरीब आदमी जिसके आवास का सपना होता था, ब्याज दरें सस्ती होती थी तो होम लोन उठा ले, वो उनमें भी कोई कटौती नहीं है। लगातार होम लोन किस स्तर पर पहुंच चुकी है हम सब देख रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो सपना था उसमें भी सब्सिडी मिलती थी। जब आप पहला घर, हम जैसे युवा अगर चाहता था पहला घर बनाता था, गरीब अपना पहला घर बनता था तो सब्सिडी मिलती थी। वो सब्सिडी के प्रोविजन भी खत्म हो गए, साथ में उस पर ब्याज दर भी जिस तरीके से बढ़ाई गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी कोई विशेष प्रावधान है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरीके से गिरा है हमने लगातार देखा है। तो मैं ये कह रहा हूं, और कर्ज की बात पे जो दोबारा मैंने कहा कि IMF का जो अलर्ट था उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्होंने सबक या सीख ली है, उसी तरीके से सब कुछ जारी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ही निराशाजनक बजट है। और जरूर निर्मला सीतारमण जी ने फिर आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के अनाज को देके फिर अपनी पीठ थपथपाई है। मैं ये कह रहा हूं आज देश की स्थिति है कि 80 करोड़ लोग केवल 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। ये इनको चिंता का विषय नहीं लगता, ये इन्हें अपनी शाबाशी का वो लगता है
क्या ना शाबाशी का विषय लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और इन्होंने युवा, गरीब महिलाएं और अन्नदाता किसान के लिए ये बजट कहा था, लेकिन सीधी सीधी कोई भी राहत किसी भी वर्ग को नहीं, इन्होंने नहीं बिल्कुल नितिन जी, पहुंचाई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया गया है। गरीब कल्याण योजना के तहत 34 लाख करोड़ डायरेक्ट खातों में ट्रांसफर करने की बात, जैसा आपने कहा कि डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट दिया जाना चाहिए, 34 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया है, तो क्या ये चीजें काउंट नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से गरीब को बाहर निकालने की इन्होंने बात कही है, तो गरीबों को जो 2-3 स्कीम इन्होंने कही दी है, उसके आधार पे कि हमने इनको एक सिलेंडर दे दिया, इन्होंने आवास के जिस तरीके से बोला है, उसके आधार पे उनकी कोई आमदनी जनरेट नहीं हुई है कि कोई रोजगार के द्वारा उनको कोई सशक्त बना के गरीबी से बाहर निकाला गया हो। ऐसा नहीं, इनकी आमदनी, जबकि किसान की आमदनी मैंने आपको बताया 27 रुपए हो गई है। और आप ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं कि लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो हम शक्कर, टमाटर, प्याज, इस तरीके की कई चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। मतलब आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इसी कारण पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आर्थिक समीक्षा जारी ना करके एक कोई रिपोर्ट करके जारी कर दी है, ताकि आंकड़े सामने ना आए और जनता को ये केवल बरगलाते रहे और एक सुंदर स्वप्न जो होता है ना कि जुमले जैसे गढ़ते हैं, उस जुमले में दिखाते रहे। लेकिन जन्नत की हकीकत सबको मालूम है। ये चाहे कितना भी दिखाएं, आज जो आदमी अपने घर में महंगाई का दंश झेल रहा है, जो युवा बेरोजगार का दंश झेल रहा है, जो किसान 750 किसान इनके काले कानून के कारण जिसने अपनी जान दे दी और जिसकी आमदनी घट गई और 30 किसान डेली आत्महत्या को मजबूर हो रहा है, वो इस सरकार की हकीकत और सच्चाई को अच्छी तरह से जानता है। बिल्कुल, महिलाओं की बात आपने की थी। महिलाओं को 1 करोड़ जो महिलाएं हैं उन्हें लखपति दीदी बनाया और 3 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य रखा गया। जैसा महिलाओं की आपने बात की थी, किसानों की अगर बात करें तो 11 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद सीधी डायरेक्ट उन किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी गई है। तो ये तमाम जो फोकस किया गया है, 4 सेक्टर, गरीब, महिला, युवा और किसान। इस बजट में क्या रहा, बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से मौजूद हैं प्रियव्रत शर्मा जी। आप आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं प्रदेश के। क्या किस नजर से, जैसा नितिन जी ने बताया कि कांग्रेस की ओर से जो व्यू है वो सामने आ रहा है कि ये बजट कोरा केवल ढकोसला है, इसमें किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है, ना इनकम टैक्स में छूट दी गई है, किसी प्रकार की कोई राहत किसी वर्ग को नहीं दी गई है। क्या यूएसपी आप बताएंगे बीजेपी की तरफ से? आपकी सरकार ने बजट पेश किया है, आपकी पार्टी ने, क्या आपको लगता है इस बजट में आम जनता को राहत मिली है? बिल्कुल नितिन जी, पूरी राहत मिली है। मैं सर्वप्रथम तो यशस्वी वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मोदी जी के जो स्वप्न था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसके आधार पर जो 4 उन्होंने बोला थी कि मेरी नज़र में केवल 4 जातियां हैं। जातिवाद जो इन्होंने कांग्रेस ने फैला रखा था, उन्होंने बोला कि मेरे लिए 4 जाति है, महिला, युवा, किसान और गरीबी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पूरे बजट को फोकस किया गया है। रही बात, ये बोलते हैं, मैं इनकी बात पे आता हूँ कि बजट के सारे फायदे तो मैं बताऊंगा ही, इनकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने बोला ऋण ज़्यादा ले लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो विकसित देशों की हम बात करें ना, यूएस के अंदर टोटल इकोनॉमी का 182% ऋण है आज की डेट में और 1,30,000 यूएसडी डॉलर प्रत्येक यूएस नागरिक के ऊपर है। दूसरा, यूके के अंदर 282% जीडीपी का टोटल ऋण है, जिसमें 90,000 पर यूएसडी पर नागरिक के ऊपर है। इटली की बात करें, जहां से राजमाता आती है कांग्रेस की, वहां पे 113% जीडीपी का ऋण है और वहां पे 49,000 यूएसडी डॉलर पर नागरिक के ऊपर है। अपन जापान की बात करें तो 98% जीडीपी का लोन है, जहां पे 54,000 पर यूएसडी नागरिक के ऊपर है। लेकिन इंडिया की बात करें तो केवल 16.83% जीडीपी का कर्ज है भारत के ऊपर और $449 नागरिक के ऊपर कर्ज है। तो अपन कर्ज की बात ये कर रहे हैं, आंकड़े तो पढ़ते नहीं है, कुछ भी बोलना है, मोदी जी की बुराई करनी है, सब बुराइयां करनी है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको बजट के अंदर पूरा स्टडी करके आना पड़ेगा, बजट के तथ्यों के साथ बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि महंगाई हमारी 5.5% आज की भी है। जब हमने सरकार संभाली 2014 में, मोदी जी ने सरकार संभाली तो 10.5% महंगाई थी। उस समय आंकड़े उठा के देख लीजिए, हमने महंगाई पे पूरा नियंत्रण रखा। उसके बावजूद हमने जीडीपी ग्रोथ पर ध्यान दिया। इनकी 50 साल में राज रहा, 3.9% से ज्यादा जीडीपी कभी ग्रो नहीं किया। हमने पेंडेमिक के बावजूद, जहां दुनिया के सारे देश 4% जीडीपी के लिए तरस रहे थे, हमने 7% की निरंतर जीडीपी करके देश को दी। इस देश का जो विकास 10 साल में हुआ है वो इनसे सहन नहीं होता। अब बुराई करने का तो कुछ भी बहाना है, वो तो कर दें आप। तीसरी बात मैं कहूं, युवाओं के लिए हम बात करें तो मुद्रा योजना के अंदर केवल 24 लाख करोड़ के लोन मिले मुद्रा योजना के अंदर। लखपति दीदी की बात आपने करी अभी। महिलाओं की बात करें
महिलाओं के अंदर आज की डेट में वर्क फोर्स जब 2014 के अंदर केवल 24% था, आज 37% की भागीदारी महिलाओं की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमने नारा दिया उसको सच करके दिखाया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। महिला शक्ति बंधन अधिनियम अभी पास किया है, तो महिलाओं की भागीदारी, आधी आबादी की भागीदारी, महिलाओं को सेहत सम्मान जीने की जो भागीदारी है वो हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। इनकी सरकार में ये बोलते हैं कि साहब कानून व्यवस्था, हमने राजस्थान को देखा, जब गहलोत सरकार थी महिला अपराध के अंदर राजस्थान नंबर 1 बन गया था। जब ये बोलते हैं कि जीडीपी की बात करते हैं, हम 16% की बात कर रहे हैं सेंट्रल के ऋण की, लेकिन राजस्थान का ऋण जो है वो 24% ऑफ जीडीपी है आज की डेट में इनकी सरकार के अंदर। तो हमने हर तरह से पैरामीटर्स की बात करें तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में नंबर 1 अभी इंडिया चल रहा है, और इंडिया की ग्रोथ आने वाले टाइम में सब बोल रहे हैं कि 7% से ज्यादा ग्रोथ इंडिया की आने वाली है, और इनको नजर नहीं आता। किस चश्मे से देखते हैं ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जो फैक्ट है वो आंकड़े बोलते हैं, और आंकड़ों के अंदर सारी सच्चाई है। रही बात, हम बात करें मेडिकल सुविधाओं की, ये बोलते हैं मेडिकल पे खर्च, पिछले बजट के अंदर 70,000 करोड़ से 90,000 करोड़ का फंड दिया था मेडिकल के अंदर। एजुकेशन के अंदर 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1,13,000 करोड़ किया था। इंफ्रा के अंदर ऐतिहासिक काम किया, 10 लाख करोड़ का बजट किया इंफ्रा के अंदर, ऐतिहासिक काम हुआ। और इस बार भी 11% का इंक्रीमेंट करके 11.11 लाख करोड़ का इंफ्रा का बजट किया। इंफ्रा के अंदर हम, मोदी जी का सपना है कि देश के नागरिकों को समर्थ और सामर्थ्यवान बनाया जाए, वो उनमें पुरुषार्थ है। हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर अपना पुरुषार्थ है, वो आगे बढ़ सकता है। उनको जरूरत है केवल वातावरण की, और वो वातावरण देने का काम किया हमने। कैपेक्स किया, उससे एसेट जनरेट होगी, एसेट जनरेट होगी, वो सालों तक पैसा कमाएगी। ये नहीं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर खर्चा बढ़ा दिया और एक वन टाइम काम कर दिया और हो गया, नहीं। ये बीमारी, इनकी जो 50 साल की बीमारी थी उसको जड़ से दूर करना है, तो भारत को तरीके से आगे बढ़ाना था। और वो सपना जब पहला बजट प्रधानमंत्री जी ने की नेतृत्व में दिया गया था वित्त मंत्री द्वारा, तब भी यही कहा गया कि ये बजट हमारा 1 साल का बजट नहीं, ये 25 साल के भारत की नींव हम रख रहे हैं, और जो 10 साल के अंदर साकार होती हुई नजर आई है। कौन से बजट के अंदर कौन से काम नहीं हुए, हम सेक्टर वाइज बात करने के लिए तैयार हूं। एग्रीकल्चर के अंदर किसान सम्मान निधि जो हमने दी है, किसी किसान के बारे में कभी सोचा नहीं इन्होंने। इनके पास मौका था 50 साल, कभी किया नहीं किया। दूसरा, युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योर कितने बड़े हैं। आज 2014 के अंदर केवल 100 वो थे स्टार्टअप, आज 1,15,000 स्टार्टअप इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, और उसमें भी यूनिकॉर्न कितने बन गए वो आप देखिए। आज ये जो बात करते हैं कि ये सब जो बेसिक चीजें बात करते हैं ना, उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर मैक्रो लेवल के अंदर हिंदुस्तान को यदि देखा जाए तो जो मैक्रो लेवल पे हिंदुस्तान की ग्रोथ हो रही है, और आने वाले टाइम में 2045 के अंदर पूर्ण विकसित भारत का जो सपना है, 45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उस रोड मैप के ऊपर काम हो रहा है, और उसी रोड मैप के ऊपर सारे संकेत इस बजट में दिए गए हैं। किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया, बल्कि उसको सुचारू रूप से बढ़ाया गया। बिल्कुल, लेकिन जैसे चुनावी बजट है और आम जनता उम्मीद लिए बैठी थी कि इस बजट में कई सारी घोषणाएं होंगी, कोई पिटारा खोला जाएगा, कोई ऐसा तोहफा दिया जाएगा जनता को जिससे कि उन्हें लगे कि प्रत्यक्ष रूप से सरकार ने उनके लिए कुछ किया है। जैसा कि अभी नितिन जी ने भी कहा, पेट्रोल डीजल को लेकर के कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, लेकिन इसके बावजूद आम जनता को राहत नहीं मिली है। तो इस बजट में भी उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो सकता है। ऐसा कुछ आप क्या बताएंगे? बीजेपी की जो सरकार है, जो हमेशा दावे करती रहती है कि हमने आमजन का भला किया है, गरीबी से लोगों को बाहर निकाला है, लेकिन महंगाई की जो मार है, उस महंगाई की मार में क्या योगदान इस बजट का मानते हैं, क्या यूएसपी मानते हैं? सर, विकासशील देश के अंदर महंगाई 5% की महंगाई, 4.5 से 5.5% की महंगाई को ज्यादा नहीं है, सभी में आती है। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो जो गडकरी जी ने हाइड्रोजन कार का बोला, ईवीकल का अभी जो कंसेप्ट रहा है, अपने ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, एथेनॉल की जो बातें हो रही है, पेट्रोल की बातें अगले 4 साल के अंदर बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी। हम इस समस्या को जड़ से निपटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये बात करते हैं पेट्रोल के कम नहीं किए, राजस्थान के अंदर इनको वैट ही कम करना था। पेट्रोल पूरे प्रदेश में, इंडिया के अंदर सारे प्रदेशों में से ज्यादा राजस्थान के अंदर पेट्रोल का भाव था, तब इनको समझ में नहीं आई। आज ये पेट्रोल की बात करते हैं। क्या लगता है, अभी भजनलाल सरकार बन चुकी है और प्रदेश की जनता को जल्दी राहत समानीकरण होगा, बिल्कुल समानीकरण होगा, अन्य प्रदेशों के साथ समानीकरण होगा। अभी हम एक्शन मोड में आ गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और सारे काम अभी कर रहे हैं। आप देखिए, अपराध के ऊपर लगाम के अंदर 8,000 अपराधी पकड़े तुरंत, उस पर एक्शन हुआ है। भूमाफियाओं के ऊपर एक्शन हुआ है, बजरी माफिया के ऊपर एक्शन हुआ है। इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार फैलाया। राजस्थान की बात करूं तो केवल और केवल महिलाओं पर अपराध किया, दलितों पर अपराध किया, और उसके साथ साथ फिरौती जैसा काम जो कभी हुआ नहीं राजस्थान में, एक्सटॉर्शन मनी का काम, वो माफिया बन पाया। बिल्कुल। नितिन जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर के? बजट पर चर्चा है, बजट का दिन है, तो जिस प्रकार से जो आरोप आप लगा रहे थे, जवाब बीजेपी के
प्रतिनिधि है उनकी तरफ से दिया गया है। प्रियव्रत जी ने कहा है कि जिस प्रकार से बेसिक फंडामेंटल से उन्हें मजबूत किया गया है, उनके कारण आने वाले समय में दीर्घकालिक जो परिणाम है वो निकल करके सामने आएंगे। देश की जनता पर जो भार आप बता रहे थे, कई देशों की तुलना करके बताया, तो इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रियव्रत जी के जो राजस्थान के संबंध में इन्होंने जो कुछ प्रश्न उठाए, मुझे अच्छा लगता है कि बहुत इन्होंने अच्छा बोला, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा हकीकत बता दी जाए। मैं जिस दिन भाषण दे रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, लच्छेदार भाषण, उसी दिन की आपको 4 खबरें सुनाने चाहता हूँ। सीएम थाना देखने गए, 26 जनवरी का अलर्ट, फिर भी चोरी की बाइक पर आए बदमाश ने छात्रा को 60 फीट घसीटा। ये सब जयपुर की बता रहा हूँ मैं आपको। 2 दिन में भी केस दर्ज नहीं। जयपुर में परिचित ने किया, स्कूल जाते समय किडनैप कर ले गया, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया। शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला को हेड कांस्टेबल ने मारे थप्पड़, पति को किया बंद, है ना। उसके बाद में पुलिस कार्यवाहक बजट के दिन अपन देखिए, जरूरी इसलिए है ना इनको एक्सपोज करना, क्योंकि ये केवल झूठ बोल के आपके यहां से चले जाएंगे और जनता को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लिए क्या किया है, तो वो सही नहीं है। पेट्रोल डीजल की जब प्रधानमंत्री जी यहां पर चुनावी भाषण देते थे और मुख्यमंत्री जी देते थे, तो वो कहते थे कि हरियाणा, हमारी सरकार आते ही हरियाणा और दिल्ली से सस्ता पेट्रोल डीजल यहां मिलेगा। आज तो 60 दिन हो गए, हरियाणा और दिल्ली से सस्ता पेट्रोल डीजल कब मिलेगा? उसी रेट पे मिल रहा है। गंगानगर में पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है, उसको हम सस्ता करेंगे, क्या वो सस्ता हो गया? ये कह रहे हैं हमने अपराधी पकड़ ली। अपराध की तो मैंने आपको स्थिति बता दी। महिला अपराध पे ये बहुत बोलते थे, आजकल गायब है इनकी जो महिला प्रवक्ता है, जो उस समय महिला अपराध पे बोलती, जैसे स्मृति ईरानी 400 रुपए के सिलेंडर पे बोलती थी, अब नहीं बोलती वो आपको, ऐसी महिला अपराध में नहीं बोलती। 8000 अपराधी पकड़े, जिसमें से 7000 अपराधी कोई ताश खेल रहा था, कोई जो शांति भंग के आरोप पे शाम को उनको छोड़ दिए। तो इस तरीके की जो ये हरकतें यहां कर रहे हैं, यहां विपक्ष मजबूत है, यहां 71 है, 70 हमारे पास संख्या बल है, और हम लोग आपको आपकी तरह नहीं है जो 4.5 साल गायब हो गए। इसीलिए आपके प्रतिपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारे। हम लोग पूरा हिसाब जनता के हित में, जनहित में सारे फैसले करवाएंगे। आपको इस तरीके से यहां से भागने नहीं देंगे झूठ बोल के। अब मैं बजट की बात करता हूं। बिल्कुल बजट की बात, मैंने इनसे पूछा क्या इनकम टैक्स में कोई राहत दी? नहीं थी। आयुष्मान योजना का कोई दायरा बढ़ाया या उसमें कैग ने जो भ्रष्टाचार का खोला था उस पर कुछ आपने संज्ञान लिया? नहीं लिया। स्वास्थ्य पे खर्चा कुछ नहीं किया। पेट्रोल डीजल आप लूट मचा रखी है, पूरे अखबार भरे पड़े हैं लूटों से, आपने उस पर कोई समाधान नहीं किया। राजकोषीय घाटा जब हम करें, आप करें तो रामलीला और दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला। सोचिए 81% है, 100% की IMF का अलर्ट है, उसको भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे नहीं सब भला है। अगर 55 लाख करोड़ को हमने 173 लाख करोड़ कर दिया, सब चंगासी, ना कोई आया है ना कोई आएगा, हमने किया है सब चंगासी, मौज में रहो जो चल रहा है। एक आदमी, इनका जो दोस्त है वो 16 करोड़ रुपए पर दिन की कमाई कर रहा है और आज किसान 27 रुपए की कमाई पे आ गया। इनको कह रहा है सब चंगासी। 6000 रुपए, 9000 देने की बात थी उसको भी, किसान सम्मान निधि को भी, वो भी आज 6000 छोड़ा। और राजस्थान में क्या धोखा किया, बोला हमारी सरकार आते ही 12,000 रुपए मिलेंगे। अब उसमें कहीं भी किस्तों में नहीं लिखा था, आप ढूंढ लीजिए। मैं कल संकल्प पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे को पूरा दिन हो गया कि कहीं किस्त लिखा होगा, गलती से ही लिख दिया होगा। नहीं, उसमें 166 रुपए प्रतिदिन बढ़ाया, कोई किस्त का मामला नहीं, लेकिन यहां पे आके जनता के साथ धोखा कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कृषि उपकरणों पे समेत सब तरीके से इनपुट पे किसान की आय दुगनी 2022 तक होनी थी, अब उसकी बात भी नहीं करते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक होनी थी, उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग भागने वालों में से है। एक बार कोई एक चीज बोली और फिर भाग गए, फिर दूसरा अपना जो डाइवर्जन करते हैं मुद्दों से, असली मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। ये है, मैंने आज पता है आपको, एग्रीकल्चर के लिए जो अलॉट थे 1,05,000 करोड़ रुपए का, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय ने सरेंडर किया है। जो बजट एलोकेशन है वो ही खर्च नहीं कर पाए। ये हालत है इनकी। ग्लोबल ये 80 करोड़ को लोगों को बोलते हैं कि अनाज दे रहे हैं, आज ग्लोबल इंडेक्स में आया 111 नंबर पे हम है, प्रति व्यक्ति आय में 141 नंबर पे हम है। ये बहुत वहां पे कंपेयर कर रहे हैं ना अमेरिका यूके का, अरे प्रति व्यक्ति आय पे भी थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते, नहीं वो कंपैरिजन नहीं करेंगे। 5% जो देश की जनता है उस पर 60% संपत्ति जब्त है। इनकी जो पॉलिसीज के कारण जो आय की असमानता थी वो बढ़ती हुई जा रही है, नहीं कोई फर्क नहीं। राजकोषीय घाटा मैंने आपको बता दिया, खुद निर्मला सीतारमण जी मान रही है, लेकिन यहां पे हमारे प्रवक्ता जी आए, उनको तो यहां गुणगान करने, सब जानते हैं, सब समझते हैं जन्नत की हकीकत को, लेकिन बोल कैसे सकते हैं? नंबर बन रहे हैं सामने, रिकॉर्डिंग हो रही है, नाम सामने नंबर, चाहे झूठ बोल के आओ, जनहित का कोई भी अगर सरोकार नहीं, जनहित से कोई सरोकार नहीं है, झूठ बोलो, मुद्दों से भटकाओ, गलत आंकड़े पेश करके यहां से निकल जाओ और बस वाहवाही लूट लो। इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसके अंदर आंकड़े सामने आ जाते, हकीकत सामने आ जाती, नहीं, लेकिन हकीकत सामने नहीं आनी चाहिए, ये नहीं करेंगे।
करेंगे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ईडी से कार्रवाई करवा रहे विपक्षी पे, लेकिन भ्रष्टाचार सूचकांक में 9 अंक गिर के आज फिर हम 93 पर आ गए। लगातार ये घुसता जा रहा है। चीन की बात करते हैं, आज चीन से एक्सपोर्ट खूब बात किया करते थे, $119 बिलियन का हो गया है। आज हमारा जो इंपोर्ट है $119 बिलियन इंपोर्ट हो गया। कह रहा है हम आएंगे तो चीन को लाल आंख देके सबक दिखा देंगे। कल ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि मोदी जी तो चीन से डरते हैं। यहां 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली, इन्हीं के सांसद है अभी भी। उन्होंने कहा 4000, लेकिन किसी मोदी जी की हिम्मत नहीं है चीन का नाम बोल दे। मैं ये कह रहा हूं केवल इनका अहंकार, इस बजट के अंदर कोई राहत नहीं है, केवल अहंकार है। अहंकार किसका कि अगला बजट हम भी पेश करेंगे। मतलब लोकतंत्र, जैसे चंडीगढ़ में हमने देखा ही ना किस तरीके से एक मेयर के इलेक्शन के लिए किस तरीके से लोकतंत्र को तार तार इन्होंने कर दिया। वही अहंकार आज बोल रहा था, अरे अगला बजट हम पेश करेंगे। अरे आप अगर जनता जिताएगी तो आप सारे बजट पेश करोगे, अरे इस बजट पे तो बात कर लो, जनता की राहत पे तो बात कर लो। नहीं, इनके लिए महंगाई, ये तो अपनी गाड़ियों पे आ रहे हैं, इनको कहां पेट्रोल डीजल के फर्क है, इनको कहां महंगाई दिखेगी, कहां इनको बेरोजगारी दिखेगी, कहां इन्हें एमएसएमई सेक्टर जो बंद हो रहा है लगातार, एमएसएमई 90% जो स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, इन्हें नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनको तो अपने नंबर बनाने से मतलब है। केवल और केवल किसी एक व्यक्ति की केवल बढ़ाई करना। आत्ममुक्ता का ये दौर भारत देख रहा है जहां पे जनहित से कोई सरोकार नहीं है, केवल बड़े बड़े जुमले गढ़ना और उन जुमलों को पूरे दिन चलाना, बस इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। बिल्कुल। प्रियव्रत जी, लगातार आरोप की झड़ी लगा दी है नितिन जी ने, जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि एक के बाद एक मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, जो बजट है वो भी केवल जनता के लिए केवल दिखावा मात्र है। तो क्या कहेंगे नितिन जी ने जो आरोप लगाए उनको लेकर के, आपके क्या विचार है? नितिन जी को सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने बोला 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हैं, इतनी गरीबी देश में है, तो 42 साल तो इनकी सरकार थी। 16 साल नेहरू जी ने राज किया, 11 साल इंदिरा जी ने राज किया, 11 अरे आपने 42 साल किसानों की आय दोगुनी, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। मेरे को बोलने का मौका देंगे, मैं बोला आपके बीच में, आप मेरे को बोलने का मौका तो देंगे, मैं आपके बीच में बोला कि आप बोलना। मैं ये कह रहा हूँ, ये 16 साल नेहरू जी ने राज किया, 11 साल इंदिरा गांधी ने राज किया, 5 साल राजीव गांधी ने राज किया, 10 साल सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के रूप में राज किया। उसके बाद 43 साल राज करने के बाद भी देश का यदि नागरिक गरीब रहा तो इसकी गलती किसकी थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने केवल और केवल जातिवाद और धर्म की राजनीति की, कभी पब्लिक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, केवल राजमाता के चरणों के अंदर नतमस्तक रही, उसी की सेवा शुश्रूषा की, एक व्यक्ति की सेवा में पूरे देश को खराब कर दिया। हमने 10 साल में 2014 में आज कोई भी इकोनॉमी बढ़ती है उसका इफेक्ट बैंक के ऊपर सबसे पहले दिखने को मिलता है। मैं आपको, क्योंकि मैं फाइनेंस का आदमी हूं, समझता हूं बैंक को। हमने जब सत्ता ली थी 2014 के अंदर, बैंक के 4 पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मली, जो बताते हैं कि बैंकिंग कंडीशंस, बैंकिंग सेक्टर किधर जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर 2014 के अंदर हम बात करें, निम होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5 था, जो अब बढ़कर 2.72 हो गया। आरओसी जो एसेट के ऊपर रिटर्न क्या आ रहा था बैंकिंग का 2.5 था, जो बढ़ के 2.7 हो गया। 0.5 था वो बढ़ के 0.8 हो गया। आरओसी क्या, आरओई क्या था 8.5 था, जो 11.78 हो गया अभी। और ग्रोस मार्जिन एनपीए का क्या था, ग्रोस एनपीए क्या थे, ग्रोस एनपीए 11% थे 2014 में। बैंकों की हालत दयनीय कर रखी थी फोन बैंकिंग के थ्रू, अभी वो 5% से कम आ गया। और देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? हमने 1.73 ट्रिलियन के ऊपर इकोनॉमी ली थी, आज बढ़ के वो 4 के करीब पहुंच गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंच गई 10वें नंबर से। इनको वो नहीं दिख रहा है। हम आज हिंदुस्तान का हर नागरिक एंटरप्रेन्योरशिप बनने जा रहा है। 26 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई को लोन दिया गया है मुद्रा लोन के अंतर्गत। मुद्रा के अलावा स्वनिधि की बात करें, रेडी पटरी वालों के बारे में कभी सोचा आपने क्या होता होगा उनका? हमने उनको लोन दिया, 9 करोड़ लोगों को लोन दिया। उसके अलावा करोड़पति दीदी की बात कर रहे हैं, लखपति दीदी की बात कर रहे हैं। स्वयं सहायता के अंदर 9 करोड़ महिलाएं आत्मसम्मान के साथ अपना एक संगठन चला रही है, खुद भी जी रही है, खुद भी सम्मान के साथ जी रही है और बहनों को भी साथ में लेकर के आ रही है। उसके अलावा युवा उद्यमियों को अभी 9,000 करोड़ रुपया तो इसी साल के अंदर हमने युवा जो महिला उद्यमी है उनको डिस्पर्स किया है। हमने व्यक्ति निर्माण का काम किया है 10 साल के अंदर, और व्यक्ति का निर्माण होता है तो समाज का निर्माण होता है, समाज के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र सर्वोपरि हमारा हमेशा से उद्देश्य था, है और हमेशा रहेगा। हमारे जो संस्थापक थे दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका एक ही था अंत्योदय। और आज मोदी जी, अटल जी ने, शास्त्री जी ने क्या बोला, जय जवान जय किसान। अटल जी ने उसमें जोड़ा जय विज्ञान और मोदी जी ने उसके अंदर जोड़ा जय अनुसंधान। हम पास्ट से सीखते हैं,
वर्तमान को जीते हैं और आगे की जो भी टेक्नोलॉजी है उनको एक्सेप्ट करते हैं। डिजिटलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, यूपीआई के अंदर क्या रेवोल्यूशन किया इंडिया के अंदर, इंडिया ने आईटी के अंदर क्या रेवोल्यूशन किया हमने, आपने कभी क्यों नहीं सोचा? मौका था आपके पास। हमने कितने खराब कानून थे उनको निरस्त किया, उनके अंतर्गत क्या किया आपने? राम मंदिर को आपने 400 साल तक अटकाए रखा, क्यों अटकाए रखा? आप जनता की भावनाओं को कभी भी आपने नहीं लिया, केवल और केवल तुष्टिकरण की। राजस्थान की जनता को ले लो, राजस्थान कन्हैयालाल हत्याकांड को भी नहीं भूला है, 50 लाख के आपके उस चेक के उपकृत किया आपने एक स्पेशल वर्ग को तुष्टिकरण के नीति के तहत, उसको भी नहीं भूला है। तो आपने जो जाति और धर्म के अंदर बांटकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, हमने व्यक्ति निर्माण का काम किया, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण का काम किया और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण का काम किया, और उसी रास्ते पर ये बजट, ये उसकी प्रतिलिपि है। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी, जिस प्रकार से प्रियव्रत जी ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर किया गया है, 10 साल लग गए, जो गड्ढे आप लोगों ने खोदे थे उनको भरने में, उनको रिपेयर करने में, अब जाकर के एक हाईवे बनने के लिए तैयार हुआ है 10 साल में, और अब यहां पर ट्रैफिक दौड़ने लगेगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रियव्रत जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी कन्हैया लाल जी का जिक्र किया, अब तो चुनाव भी जीत गए, आपने उस समय खूब झूठ बोला। मैं पूछना चाहता हूं कि कन्हैया लाल जी की जो घटना हुई वो बहुत दुखद थी, मैं आज भी उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ। क्या सरकार ने कन्हैया लाल जी की घटना के बाद में क्या क्या किया, क्या कमी थी, एक बार आप बताएंगे? मैं प्लीज आप एक बार उनसे पहले पूछिए, ताकि ये डिबेट, क्योंकि ये चीजें झूठ और माहौल बनाना इस तरीके से मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए सही नहीं है। क्या हुआ कन्हैया लाल जी के बाद में राज्य सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया जो करना चाहिए था, आप बताइए। आपने जो कांग्रेस ने माहौल तुष्टिकरण का किया, तभी तो ऐसी हिम्मत हुई ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार वही मैटर भी नहीं है, अभी बजट का मुद्दा है, इसके ऊपर मतलब पुलवामा अटैक इसलिए हुआ क्योंकि आपने ऐसा माहौल तैयार किया और एक आदमी 300 किलो आरडीएक्स लेके घूमता रहा, और उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिए, इसलिए 40 जवानों की शहादत हुई, जिसको आपने मंच पे लगा के यूज करके वोट लिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं? उसका जवाब दिया हमने, उसका जवाब दिया हमने, ताकत के साथ जवाब दिया, को गिरफ्तार किया, 50 लाख का मुआवजा दिया, 2 बेटों को नौकरी दी, और आगे से ये घटना ना हो ये सुनिश्चित किया, और सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं होने दिया। क्या बात करते हैं? सांप्रदायिकता की आड़ में आपने केवल और केवल तुष्टिकरण का काम किया, 50 साल से केवल तुष्टिकरण काम किया, केवल और केवल तुष्टिकरण का काम किया। सांप्रदायिकता की आड़ में आपको रोकना केवल इस तरीके की बातें करना। आज का दिन बजट का है, बजट पे चर्चा करेंगे। जनता देखना चाहती है, जानना चाहती है इस बजट में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ नहीं मिला है, ये चर्चा का आज बजट पर बोलने के लिए कुछ होना चाहिए ना इनके पास। मैं लगातार बोल रहा हूं, अभी आपसे ज्यादा बोलूंगा, आपके पास बोलने के मेरे बिल्कुल बोलिए बजट को लेके बोलिए, अपनी बात बजट को लेकर। इन्होंने बोला, सबसे पहले बोला इन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं जी। इनके राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के लोग है ही नहीं। हम लोग, जो हमारा प्रस्तावना होती है ना, हम भारत के लोग, वो हम भारत के लोग ही नहीं है, वो राष्ट्र कहीं अलग ही विकास कर रहा है, जिसमें एक व्यक्ति 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ हो जाती है। मैंने कहा उसमें किसान नहीं आते, 15 लाख करोड़ चंद पूंजीपतियों का माफ हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में जवाब दिया कि किसानों पे 17 लाख करोड़ का कर्ज है और हमारी उनको माफ करने की कोई मंशा नहीं है। आज किसान की आमदनी 27 रुपए हो जाती है, लेकिन इस एक पूंजीपति की कमाई 16 करोड़ रुपए प्रतिदिन होती है। इनके लिए राष्ट्र में कौन आते हैं आप देखिए। जो मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे, एमएसपी को कानून बनाने की बात करते थे, अब वो बिल्कुल भागते हुए नजर आ रहे हैं, एमएसपी का कानून पे बात भी नहीं करना चाहते हैं। ये कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर सकते हैं, लेकिन एक्साइज और जो कस्टम ड्यूटी, जो पेट्रोल और इसके ऊपर एक्साइज कस्टम ड्यूटी, उसको नहीं कम कर सकते। नहीं, वो क्योंकि आम जनता को राहत मिलेगी ना अगर पेट्रोल डीजल पे कमी होगी, वहां लूट बदस्तूर जारी होगी, और चंद अपने जो लोग हैं, अपने पूंजीपति जो मित्र हैं, उनको फायदा कैसा मिलता रहे, केवल इसी पॉलिसी पे काम करेंगे। इसके बाद में मैंने इनसे पूछा डायरेक्ट क्या चीज हुई, एग्रीकल्चर पे 1,05,000 करोड़ रुपए क्यों सरेंडर कर दिए? आप, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। 400 रुपए पे सिलेंडर पे हाय तौबा मचाने वाले आज 1100 रुपए के सिलेंडर पे हाय तौबा नहीं मचा रहे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तमाम आज ग्लोबल अंडर इंडेक्स भ्रष्टाचार सूचकांक प्रति व्यक्ति आए, मैंने पूछा 141 नंबर पे क्यों है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए, हमारा बजट 45 लाख करोड़ है, 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने पूछा कि महिलाओं को डायरेक्ट क्या बेनिफिट दिया, आपने कुछ और सिलेंडर ही सस्ता कर दिया होता, नहीं किया। मैंने बोला पेट्रोल डीजल ही सस्ता कर दिया, नहीं किया। किसान सम्मान निधि में थोड़े से पैसे ही बढ़ा दिए होते, नहीं किए। ये 6,000 रुपए देने की बात करते हैं, मतलब 16 रुपए प्रतिदिन पेट्रोल डीजल पे किसान पिट रहा है। जीएसटी कृषि उपकरणों पे लगा
लगा रखा है, उस पर किसान पिट रहा है, उसको कर्ज के बोझ के अंदर वो दबा जा रहा है, किसान पिट रहा है। हर तरीके से आटा तेल से लेके सब पे जीएसटी है, किसान हर तरीके से पिट रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है और 16 रुपए प्रतिदिन ये राहत दे रहा है, उसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यही इनकी असली है। लेकिन जो 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों के माफ कर दिए, नहीं, उससे नहीं, वो इनके राष्ट्र निर्माण में है। लेकिन 17 लाख करोड़ रुपए हमारी जो 60% आबादी है जो किसानों की, जो उनके ऊपर कर्जा है उसको माफ कर देंगे तो वो राष्ट्र द्रोह हो जाएगा। इसलिए इनकी राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है वो आप देख लीजिए। महंगाई, कह रहे महंगाई है ही नहीं। आप बेकार में आप डेली, आशीष जी, हम लोग जो गरीब लोग हैं वो डेली परेशान हो रहा है कि तेल महंगा, शक्कर महंगा, चावल महंगा। जैसे ये तो निर्मला सीतारमण जी कहते हैं प्याज महंगा, प्याज मैं खाती ही नहीं हूं। अब वो उसी हिसाब से हमारे यहाँ प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कुछ महंगाई नहीं है, सब कुछ चंगा सी, सब कुछ चंगा सी, इनके लिए कोई नहीं। 2018 में 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, अभी भी 4 ट्रिलियन नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अभी हो जाएगा। 2018 में आपने 2022 की कही थी, 2022 में तो हुआ नहीं, 24 आ गया, लेकिन कोई नहीं, आगे हो जाएगा। हमने कहा था, हमने फिर लक्ष्य आगे बढ़ा दिया। आपने 3% फिस्कल डेफिसिट की बात कही थी, नहीं हुआ। आज 17,65,000 करोड़ रुपए 45 लाख करोड़ के बजट पे, लेकिन सब चंगा सी, क्योंकि भाई हम कर्ज ले रहे हैं, हम कर्ज लेके घी नहीं पी रहे, हम तो पूरी मौज कर रहे हैं। लेकिन हमने जो कर्ज लिया वो कोई कर्ज नहीं है, वो सब मौज। जितनी जनता को राहतें थी सारी राहतें खत्म कर दी, लेकिन कोई नहीं, आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। चाइना की खूब बात करते थे, मैंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट आज इंपोर्ट कहां पहुंच गया है चाइना से, लेकिन नहीं, वो भी चंगा सी है। करने की बात आपने की, कौन कौन सी राहत है जो खत्म कर दी गई? आप रेलवे पे कंसेशन देख लीजिए, जो रेलवे पे कंसेशन मिलता था, आप सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती थी आप उसकी देख लीजिए, आप तमाम जो हमारे बजट, मैंने बोला था कि हम लोग पहला घर जो खरीदते हैं उस पे जो सब्सिडी मिलती थी वो खत्म कर दी। आप किसी भी वर्ग का ले लीजिए, आप किसान के लिए मैंने बताया कर्ज माफी का, ये बोलते थे एमएसपी की बात करते थे, आज उसकी बात ही नहीं करते। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, आपको खुद को पता है, उज्ज्वला सिलेंडर योजना किस तरीके से 7.5 करोड़, राज्यसभा में जवाब है कि 7.5 करोड़ लोगों ने दोबारा सिलेंडर भरवाया ही नहीं, और 4.5 करोड़ ने एक बार नहीं भरवाया, कभी नहीं भरवाया दोबारा, और 7.5 करोड़ ने केवल एक बार भरवाया है। तो इस तरीके की हालत है, कर्ज इनको समझ में नहीं आता। आईएमएफ कह रहा है, आईएमएफ का जो अच्छा चूज एंड पिक, जो उन्होंने अच्छा कहा वो अपने लिए अच्छा, जो निकहा बेकार। स्वास्थ्य योजना का मैंने कहा, और आप जिस हाईवे की बात कर रहे हो, कैग ने उस हाईवे का ही हवाला दिया था। एनएचआई पे कर्ज हालांकि 8 से 10 गुना बढ़ चुका है, और जो टोल 30 रुपए था वो आज 85 रुपए है, लेकिन 8 से 10 गुना कर्ज है। और कैग ने एक घोटाले का खुलासा किया था, कैग ने कहा था जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनना था वो 250 करोड़ रुपए में बना है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। ना वहां ईडी जाएगी, ना वो सीबीआई जाएगी, ना वो इनकम टैक्स रेड करेगी, क्योंकि हमारा जो भ्रष्टाचार है वो भी सदाचार है, और दूसरों का सदाचार भी भ्रष्टाचार है। तो ऐसी अगर अनीति और बदनीयत होगी तो आप कैसे नीति और नियत की बात कर सकते हैं? लेकिन हर अनीति और बदनीयत का एक दिन अंत होता है। प्रियव्रत जी, लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नितिन जी ने कहा कि किसान कर्ज में डूबा हुआ है, एमएसपी को लेकर मोदी सरकार दूर भागती नजर आ रही है। एमएसपी की बात मोदी खुद किया करते थे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती कर दी, लेकिन किसानों को राहत नहीं दी, किसान कर्ज में डूबा पड़ा है। गैस सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर के दामों में कटौती नहीं की गई है। डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जा रही है, महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया है। किसान सम्मान निधि, किसानों को समर्पित बजट बताया गया है, तो किसानों को बेनिफिट नहीं दिया गया है। हेल्थ के क्षेत्र में आयुष्मान योजना को लेकर के उसको और मजबूत करने की बात कही जा रही थी कि ये इस योजना को और बढ़ाया जा सकता है, इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई ज्यादा विशेष कोई नहीं किया गया है। साथ ही साथ रेल बजट भी अब आम बजट के साथ में पेश किया जाने लगा है, रेल को लेकर भी कोई विशेष जो योजना है वो सामने नहीं आ पाई है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बजट में रेल को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं नितिन जी की ओर से, नितिन जी ने जो आरोप लगाए उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? रेलवे के अंदर पिछले बजट के अंदर सबसे ज्यादा अलोकेशन यदि फंड का हुआ तो 2,40,000 करोड़ का अलोकेशन हुआ। आज कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, और इस बजट में भी बोला है कि 50,000 जो डिब्बे हैं, उत्तम सुविधा भी देनी है पब्लिक को। 50,000 डिब्बे जो पुराने हैं उनको वंदे भारत के डब्बों में कन्वर्ट किया जाएगा। तो रेलवे में इससे बढ़िया क्या होगा? आज रेलवे के स्टॉक ऐसे नहीं चल रहे, ऐसे नहीं भाग रहे। पता है कि रेलवे के अंदर कितना बड़ा कैपिटलाइजेशन होने वाला है, 2,40,000 करोड़ रुपया। कभी बजट पूरा होता था इनके टाइम में, पूरे हिंदुस्तान का 2,40,000 करोड़ रुपया, 2,40,000 करोड़ का एलोकेशन किया है बजट के अंदर। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, 70,000 करोड़ से 90,000 करोड़ का एलोकेशन स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर हुआ है। इनके समय में 1% भी नहीं होता था बजट का, अभी आज की डेट में कितना परसेंटेज बढ़ गया है। एजुकेशन की बात करो, 1 लाख करोड़ से 1,13,000 करोड़ किया। 16,500 पीएम श्री स्कूल खोले, जहां पे कि उनको
सारी शिक्षा दे, केवल यही नहीं कि किताबी कीड़ा बनाया जाए, उनको सारी शिक्षा दे, होलिस्टिक एजुकेशन पे पूरा जोर दिया गया। उसके बाद में बात करो महिलाओं की, 2,80,00,000 घर दिए गए हैं, जिसमें 70% घर महिलाओं के नाम से उनको मुखिया बनाकर दिया गया है। तो ये जो हाउसिंग सेक्टर पे जो रिवोल्यूशन हुआ, ये बोलते हैं हाउसिंग में सब्सिडी, अरे भाई हम तो घर बना के दे रहे हैं। आप अभी भी इस बजट के अंदर भी बोला है कि 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे अगले 5 साल में। तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो इनको बोलना नहीं है, अपनी राग लापनी है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा आज बात करो आप डायरेक्ट बेनिफिट, ये बोलते हैं इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं दिया, 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं है। एक परिवार के अंदर यदि 3 जने कमाने वाले तो 21 लाख रुपए तक तो वैसे ही टैक्स नहीं है। उसके बाद भी आपको रिलीफ चाहिए, तो भाई देश भी तो चलाना है। और 9 करोड़ रिटर्न फाइल होती है, उसमें से केवल 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। ये बोलते हैं अंबानी अडानी पैदा हो गए। तेलंगाना के अंदर अडानी जी को आपने क्यों इन्वाइट किया प्रोजेक्ट करने के लिए? जो एंटरप्रेन्योर होगा वो काम करेगा, आगे बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए रास्ते खुले, उन्मुक्त व्यापार व्यवस्था है। 90 तक आपने सेंट्रलाइज रखी, लाइसेंसिंग पॉलिसी रखी। इंदिरा गांधी के समय भी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, केवल 4 घराने चलते थे, आप उस पर नहीं बोलोगे। आज कितना उन्मुक्त व्यापार का वातावरण है। मैं बोल रहा हूं कि कितने 1,15,000 स्टार्टअप के थ्रू कितने यूनिकॉर्न बन चुके हैं, कितने नए एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं, रोज एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। केवल 2 आदमियों को पकड़ के बैठे हैं। अरे भाई अंबानी जी भी तो शुरू से आपके टाइम से ही हैं, आज थोड़ी पैदा हुए हैं। आप उनकी बात नहीं करोगे। जो माहौल देश के अंदर चल रहा है, जो माहौल देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, जो यहाँ का युवा, आपने क्या फलाया? अरे साहब गरीबी है, इनको दो, इधर से आप गरीबी है नहीं। हमने बोला इनको सामर्थ्यवान बनाओ। इनको सामर्थ्यवान है, भारत का युवा इतना जोशीला है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको वातावरण चाहिए। उसको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया, हाईवे बनाए। आप बहुत कैक की रिपोर्ट, आप जो हाईवे बनाते थे कितना चौड़ा बनाते थे, यहाँ 10 लाइन का हाईवे बन रहा है, और आप बनाते थे 1 साल, दूसरे साल वो टूट भी जाता था। और ये हाईवे की गारंटी है, उसकी टेंडर के अंदर गारंटी डालते हैं कि इतने साल तक इसकी मेंटेनेंस भी करनी है। आज जो नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, विपक्षी भी बोलते हैं, मेरे कांग्रेसी मित्र भी बोलते हैं कि आपके यहाँ गडकरी जी ने तो कमाल कर दिया, जिस तरीके से रोड का नेटवर्क बनाया है। अटल जी के टाइम में नदियों को जोड़ने की कार्यवाही हुई, अभी ईआरसीपी को लेके बैठे थे, आज ईआरसीपी हमने तुरंत सरकार बनने के बाद 2 महीने के अंदर ईआरसीपी का मुद्दा सुलझा दिया। ये जो काम को अटकाने का इनका जो एक फंडा था, और पब्लिक को आगे नहीं बढ़ने देना, उसको इस भाव में रखना कि हो हम दे रहे हैं, नहीं चाहिए, आपका पब्लिक का हक है, वो आप उसको सामर्थ्यवान बनाओ, उसका पुरुषार्थ को जागृत करो, वो पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और हम व्यक्ति निर्माण की बात इसीलिए कर रहे हैं, आप बोलते हो राष्ट्र निर्माण की बात, हम केवल और केवल राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि के हित के साथ अपने भाव को रखते हैं। और जो हमने बोला कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब सबका प्रयास भी सबको करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे और हमें मिल जाएगा। आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि अब विजिबिलिटी बढ़ गई है। पहले विजिबिलिटी नहीं थी, लोगों को पता लग गया कि आपने क्या किया। आपके नहीं तो राहुल गांधी जी नहीं ऐसे भटकते, जिस तरीके से आपके युवराज के प्रॉब्लम, आपके युवराज में तो हम भी क्या कर सकते हैं, नेतृत्व नहीं है तो नहीं कर रहेंगे, पब्लिक नकार देगी। आपको विजन तो देना पड़ेगा ना। जो विजन मोदी जी का था वो बजट के माध्यम से धरातल पे उतारा, विजन दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से जो हर बजट में देखा जाता था कि टैक्स कम कर दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, कुछ चीजें महंगी होती थी, कुछ सस्ती होती थी, तो जनता को एक क्यूरियोसिटी रहती थी बजट के टाइम पे कि ये चीजें सस्ती हो गई है, जनता को राहत मिल गई है। इस बजट में कोई महंगी कोई सस्ती नहीं, ऐसा फ्लैट बजट रखा गया है, क्या वजह मानते हैं? उसमें क्या होता है, देखो समय काल और परिस्थिति, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए। आज समय काल और परिस्थिति ये बोलती है कि इनकम टैक्स का इशू खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। 7 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन हो गया ना। आज पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए तक तो वैसे ही टैक्स नहीं है, और एक परिवार में 4 मेंबर है तो वैसे ही मैंने आपको समझा चुका। तो इनकम टैक्स का मैटर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, और उसके बाद भी टैक्स बढ़ रहा है। आज 9 लाख करोड़ का हमारा टारगेट था पिछले साल का, और 10,17,000 करोड़, 1,17,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स का ज्यादा आया फिर भी। तो ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स देना चाहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कितना रेशनलाइज कर दिया। आप पूरी दुनिया को कंपैरिजन करेंगे तो 15% है नई कंपनियों के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ऊपर 15% कॉर्पोरेट टैक्स है खाली। इससे कम और क्या करेंगे? देश को भी चलाना है। जीएसटी के आंकड़े डेली बढ़ रहे हैं। पहले कैश में इकोनॉमी चल रही थी, अब सारी कैश की इकोनॉमी को चेक में आया है। चेक में आने के बाद में इकोनॉमी का क्या हाल आप देख रहे हो। और आने वाले टाइम में ये बोलते हैं कि 5 हो जाएगी, भैया पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक के बाद में लोग उभर भी नहीं पाए। आज भी विश्व के सारे देश 3% 4% की जीडीपी ग्रोथ के लिए तरस रहे हैं, और हम 7% की वी शेप की इकोनॉमी राइज हमने की। 7% का ग्रोथ अभी आज भी आ रहा है, और इस बार भी आंकड़ों के अंदर 7% का दिया कि 7% का ग्रोथ होगा। बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे नहीं दिया। जब इंटरिम बजट आता है तो इकोनॉमिक रिव्यू आता है, और इकोनॉमिक रिव्यू कल आया, उसके अंदर 98% बात इंडिया के फेवर में थी, केवल 4 बातों को छोड़ के। और वो 4 बातें कौन सी थी कि एक तो
रेड सी का मैटर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेड सी, इजराइल हमास का मैटर, वो एक थ्रेट है, पूरे विश्व के लिए है, तो हमारे लिए भी है। तीसरा कि आपका ऑफशोर, ऑनशोर और फ्रंटशोर, वो काम अमेरिका से आना कभी बंद तो नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आज इंडिया के अंदर कितना बड़ा एनवायरमेंट है। आज इन्वेस्टर को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। हम मोदी जी ने स्टेबिलिटी दी है, मोदी जी ने एक विश्वास जागृत किया है, मोदी जी ने विश्व के नेताओं के साथ मिलकर आज हमारा क्या कद बढ़ा है, आज इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू कैसे बढ़ी है हम जानते हैं। हम बाहर जाते हैं तो पता लगता है कि यस वी आर इंडियन, हमें लगता है कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। मोदी जी ने जो पंचप्रण की बात की कि अपने विरासत पे गर्व रखो, अपने ऊपर गर्व रखो, ये पंचप्रण की बातों के बिल्कुल इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। रक्षा का बजट बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी विपक्ष आप पर हमला कर रहा है, चीन घुस गया है। रक्षा का जो बजट है उसको लेकर के क्या 5,45,000 करोड़ रुपए था और वो भी 6% के साथ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है कहीं भी। हमारा जो 47 लाख करोड़ का टारगेट है इस बार का एक्सपेंडिचर का, हालांकि पूरे बजट के अंदर सब चीजें आएगी। अभी तो ये अनुदान है, लेखा अनुदान है, तो 45 लाख करोड़ का लास्ट ईयर था, अभी 47 लाख करोड़ का है कि भी उसको अप्रूव करना है। लेकिन 5,45,000 करोड़ रुपए रक्षा बजट के अंदर अप्रूव हुए हैं। 5 लाख करोड़ का बजट पूरे इंडिया का नहीं होता था यूनियन बजट का कांग्रेस के समय में। हमने 5 लाख राफेल खरीदे हैं, 36 राफेल हमने खरीदे हैं, और हमने कितना सशक्त बनाया, वायुसेना को, थल सेना को, जल सेना को, सबको सशक्त बनाया। आज इंडिया के अग्निवीर का इन्होंने बुराई की, अग्निवीर कितनी सक्सेस है। आज हर चीज में हम काम जो कर रहे हैं वो काम इनको नहीं दिख रहे हैं, वो केवल मोदी जी की बुराई करते करते देश की भी बुराई और देश के साथ भी बिल्कुल वो वाली बात करने लगे। चलिए, कांग्रेस के साथी हैं, प्रवक्ता है नितिन सारस्वत, उनसे जानेंगे। नितिन जी, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमने युवा को मजबूत करने का काम किया है, गरीब को उसको इसकी स्किल को डेवलप करके उसे रोजगारोन्मुखी बनाया है, उसको ये नहीं कि वो सरकार की तरफ देखे और उसको कहीं ना कहीं सरकार से अनुदान की उम्मीद में वो बैठा रहे, उसको हमेशा सरकार के अनुदान की जरूरत पड़े, उसके बेसिक्स को क्लियर करने का काम किया है, उसको रोजगार के लिए तैयार किया है। रेडी वालों को कर्ज दिया गया है जो कि आपकी सरकार में नहीं दिया जाता था, ऐसा ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप को हमने प्रमोट किया है, डिजिटलाइजेशन किया है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को, इकोनॉमी को हमने बढ़ावा दिया है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, अभी आपके सामने ये डिबेट में झूठ बोल गए। मेरे डिफेंस में बताना चाहता हूँ, रिवाइज एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है 4,55,897 करोड़, और जो इस बार दिया है 4,54,773 करोड़ रुपए कम दिया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का 1,88,894 करोड़ रुपए, और इस बार दिया है 1,64,000 करोड़ रुपए। इस समय मैं आपको बताऊं, उसके बाद में फूड सब्सिडी का 2,12,332 करोड़ रुपए, इस बार जो दिया है 2,05,250 करोड़ रुपए। और ऐसा क्यों है? जब वित्त मंत्री जी भाषण सुन रही थी, लगातार टीवी वाले बहुत चलाते थे, ये शब्द इतनी बार बोला, ये शब्द इतनी बार बोला। आज इन्होंने बोला कि युवा, किसान और इनके लिए हमारा बजट था। प्रधानमंत्री 42 बार बोला, टैक्स 42 बार बोला, लेकिन फार्मर 15 बार, वुमेन 11 बार, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी में ये सब है ही नहीं। मैं लगातार ये कह रहा हूं, ये कह रहे कमाल कर दिया नितिन गडकरी जी ने, बिल्कुल कमाल कर दिया। कैग ने भी कहा 18 करोड़ रुपए में जो 1 किलोमीटर सड़क बननी थी वो 250 करोड़ रुपए में बनी, बिल्कुल कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। जो कर्जा NHAI पे उसको 10 गुना बढ़ा दिया, बिल्कुल कमाल कर दिया। जबकि लूट की दर जो 30 रुपए में होता था वो आज 80 और 85 एवरेज है, जो टोल टैक्स हम लोग आप लोग डेली देते हैं, बिल्कुल कमाल कर दिया। दूसरा कमाल इन्होंने बताया हमने ERCP पे कर दिया। मैं मेरे साथी प्रवक्ता से 1 मिनट रुक के पूछना चाहता हूं कि कल जो हमें समझौता हुआ है, मुख्यमंत्री जी को तो नहीं पता क्योंकि उन्होंने MOU भी पेश नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी % डिपेंडेबिलिटी पे किया है? मेरे को पता है आप जरूर ये जान के आए होंगे, कितनी % डिपेंडेबिलिटी पे किया है? वो सारी चीजें सब सामने, आप बताइए ना, सारी चीजें सब सामने आ जाएगी ना, वो कोई छुपी हुई चीज थोड़ी नहीं। अब इनके पास वो जवाब ही नहीं सामने है। आएगी। आपको भी आपके समय में बोला था 75% पूरे जयपुर शहर में लग गए, लेकिन इनको पता नहीं है। 75 में करना था, 50% की बात थी, आपने तो अन्याय कर दिया राजस्थान की जनता के साथ। 75% पे तो पीने का पानी पूरा नहीं मिल पाएगा, जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया कि पहले से कम पानी मिल रहा है, आप अलग बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा, आवास योजना की बात कर रहे थे, 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में उड़ने वाले मोदी जी आज 1,20,000 आवास के लिए देते हैं, जिसमें अभी एक दिन महिला ने खुलासा किया कि 30,000 तो मेरे रिश्वत के ही चले गए। आप ये बताइए, और आवास शहरी नगरीय योजना है उसके लिए तो इस बार बजट में आवंटन ही नहीं हुआ। लगातार ये इस तरीके के GST के आंकड़ों की बात करते हैं। GST के आंकड़े, पहली बात तो अपने मैक्सिमम टैक्स स्टेट ने आपको सरेंडर कर दिए, इसलिए GST के आंकड़े बढ़ने स्वाभाविक है। दूसरी बात, GST में सब बहुत बड़ा हिस्सा जो मैंने अभी चाइना की बताया कि $119 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम हिस्सा उसमें इंपोर्ट का है। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सोचिए आप, उसको ये अपनी उपलब्धि बना के अगर दिखा रहे हैं तो ये अब जनता के सामने। मैंने लगातार इनसे पूछा MSP की आप कोई बात करेंगे? नहीं। किसान को डायरेक्ट कोई बेनिफिट देना, आप 9,000 किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे कुछ दिन आप भी पहले, आपने उसकी भी आज बात नहीं करी, कम से कम उतनी सी तो कर देते।
17 लाख करोड़ रुपए आप किसानों का माफ नहीं करने का राज्यसभा में कहते हैं, और 15 लाख करोड़ रुपए बैंकों के एनपीए आप साफ कर देते हैं। बिल्कुल। ये आपको बैंकों का सिस्टम है। आप बोलते हैं आयुष्मान का आपने कुछ नहीं बोला, पेट्रोल डीजल पे आपने कुछ नहीं बोला, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जनता को भी तो राहत दीजिए। तो तमाम मेरी ऐसी बातें बिल्कुल। हैं जिसमें किसी बात का ये जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बस मोदी जी है तो सब चंगा सी, तो अब इसका तो कोई बिल्कुल। जवाब हो नहीं सकता। बिल्कुल, बजट को लेकर अपनी अपनी बात आपने रखी है। एक और जहां विपक्ष जिसके निशाने पर केंद्र की सरकार रही कि बजट में कोई खास आम आदमी को दिया नहीं गया, तो वहीं दूसरी ओर पक्ष की ओर से प्रियव्रत शर्मा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बजट एक आम आदमी को मजबूत करने वाला बजट है, महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला लोकसभा चुनाव का परिणाम बताएगा।